है जो टीनेजर्स हैं उसमें हो हाँ, सकती टीनेजर है। में आजकल आ रही हैं। उसका मेन रीजन वही कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर, मोबाइल मोबाइल और ये है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम है। जब 10-12 साल का आपका बच्चा हो जाता है तो उसको सिर्फ स्पाइन हेल्थ ही नहीं, हम्म। उसको ओवरऑल हेल्थ के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज की डेट में जो मसल्स को प्रॉपर वे में अच्छा रखने के लिए मेडिसिन या कह सकते हो कि बहुत सारी और चीजें भी लेते ये हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर वो मैं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर मैं क्वालिफाइड डॉक्टर की तरफ हम्म। बात करूँ, मेरे पास एक दो ऐसे आए लड़के जो इसमें जिम बाउंसर जिम वाली लवर हैं। लाइन में हैं, अच्छा। तो किडनी और लिवर उनका खराब हुआ है। पता चला है कि सप्लीमेंट्स लेते थे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है और उसको हम नॉर्मली लेते हैं कि गर्दन में ही दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जो है सर्वाइकल की पेन होती है, और किसी डॉक्टर को दिखाया तो वो मना करते हैं कि आपने तकिया या पिलो नहीं लेना है। तो ऐसा मतलब वो सही होता है? तकिया पिलो लेना मीन्स बेसिकली बैड पोस्चर। अच्छा। जो हमारी गर्दन अगर ऐसे रहेगी तो उसका डैमेज ज्यादा होगा। नहीं, जैसे अब शियाटिका की प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? हाँ, sciatica का जैसे मैंने बताया, ये जनरली बैक पेन से स्टार्ट होती है। आफ्टर फिर दैट जो बैक पेन है वो लेग में आने लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेटर स्टेज में लत सुन हो जाती है, और कई बार जो बहुत ज्यादा नर्व कंप्रेस हो जाती है तो इवन लैट्रिन बाथरूम तक भी रुक जाता है, जिसको हम कॉर्डा कोना सिंड्रोम कहते हैं। पेशेंट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कराना फजूल है। जैसे को बड़ा अच्छा जोक भी है कि यूएसए में एक बंदे ने अपने सारे टेस्ट कराए और वो नॉर्मल आ गए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि थैंक गॉड एवरीथिंग इज नॉर्मल, आई एम वेरी गुड। और इंडिया में एक बंदे ने टेस्ट कराया और सारे नॉर्मल आ गए, वो कहते सिट्टे मुंह मेरे पैसे वेस्ट करा दे। अच्छा, जब हमारे ये मतलब दर्द हो रही होती है, जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं, तो लोग उसको अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम बोल देते हैं, लेकिन असल में वो जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम दूसरी होती है। तो बहुत एक अच्छा आपने क्वेश्चन किया था। ऑन एन एवरेज 1 से 2 पेशेंट मैं हर महीने अपनी ओपीडी में देखता हूँ जिनको चलने की प्रॉब्लम थी, उनको लगा मेरे गोडे खराब है, उन्होंने गोडे बदलवा लिए, चला फिर नहीं जा रहा। नमस्कार, मैं कपिला और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के बारे में। हेल्थ इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कॉमन हेल्थ इशू है, वो है स्पाइन हेल्थ इशू, और इससे जुड़े बहुत सारे मिथ्स भी हैं। और आज इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, जो स्पाइन और ब्रेन सर्जन है। सेक्रेड हार्ट में ये पिछले 10 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, और इवनिंग में मॉडल टाउन अर्बन एस्टेट फेज 2 में ये अपना न्यूरो स्पाइन और जनरल क्लिनिक भी रन करते हैं। तो आज मैं इन्हीं से आपके लिए बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ और जानने वाले हैं नई नई या जो चीजें चली आ रही हैं उनके बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल जो लाइफस्टाइल चल रहा है, हम उसमें देख भी रहे हैं कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन एक कॉमन जो इशू चल रहा है वो है स्पाइन का। तो स्पाइन में अगर हम बात करें तो कमर दर्द जो बहुत कॉमन हो चुका है, तो क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों हो रहा है ये ज्यादा? हाँ, जो कमर दर्द है वो आज के टाइम में बहुत बढ़ रहा है। उसका मेन रीजन तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जी। जो हम लगातार बैठे रहते हैं, उससे क्या है, जो हमारी स्पाइन है वो डैमेज होती रहती है। और दूसरा कहीं ना कहीं एक और कारण है, वो कहीं ना कहीं ट्रंकुलर ओबेसिटी है। जी। जो पेट का मोटापा है खास करके, ये खास करके लंबर स्पाइन पे बहुत बुरा असर डालता है। तीसरा जो इशू है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के बोनी स्ट्रक्चर हैं, चाहे स्पाइन है चाहे और है, उनको सपोर्ट मसल करते हैं। अगर सपोर्ट स्ट्रांग होएगी तो वो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। अगर सपोर्ट वीक हो जाएगी तो वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन एक तरह से सम अप करें तो मेन काज हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है, ये तीन मेन कारण। देखा जाता है कि फीमेल्स जो है इससे ज्यादा इफेक्टिव हो रही हैं, उसके पीछे भी रीजन है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रंकल ओबेसिटी स्पाइन प्रॉब्लम का कारण है, तो बच्चा पेट में होना भी एक तरह का पेट बढ़ना ही है। बिल्कुल। तो नॉर्मली बहुत सारी फीमेल जो हैं प्रेगनेंसी के बाद उनका बैक पेन होने लगता है, और रॉन्गली उसको लोग एट्रीब्यूट करते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी में टीका लगा था उससे हो गया, जबकि उससे नहीं हुआ। ये मिथ भी है। ये मिथ है। एक्चुअली जो वेट बैक पेन होता है क्योंकि पेट में 9 महीने उन्होंने बच्चा रखा, उसने
जो है उस पे प्रेशर डाला उसकी स्पाइन पे, उसके कारण डैमेज हुआ। जी। एक और जो इम्पोर्टेंट कॉज मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ, वो है रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक्स। जी। जो हम बॉडी वेट उठाते हैं, उसको अगर गलत तरीके से उठाते हैं, तो वो भी स्पाइन पे बुरा असर डालता है। तो प्रेगनेंसी में लेडीज का क्या है, जैसे एक बच्चा ऑलरेडी है, दोबारा प्रेग्नेंट होगी, वो अपनी दोबारा प्रेगनेंसी को भी संभाल रही है, प्लस वो बच्चा उठा रही है, और कई बार उसको नॉलेज नहीं है तो गलत तरीके से उठा रही है। वो सारा कर कर आके फिर उनको लगता है कि जो टीका लगा था उसके कारण दर्द हो रहा है। मतलब रीजन वो उसको हाँ, दे वो देते नहीं है। हैं। ट्रंकुलोबेस्टी और रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक खास करके फीमेल में है। और एक एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो लेडीज ज्यादातर काम करती है ना, वो जैसे पोछा लगाना, जहाँ मतलब कपड़े धोना, वो सारे ही आगे झुक के और वेट उठाने वाले काम हैं। वो भी जो बैक पेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आजकल देखा जाता है जिम बहुत लेडीज कर रही हैं, क्या वो सही है? क्या उससे स्पाइन इफेक्टिव ज्यादा होती है? नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो खैर हम जिम नहीं रिकमेंड करते, वो तो जो गायनिकोलॉजिस्ट की एडवाइस से ही है। जो बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज शुरू करने का, वो कहीं ना कहीं 10 से 12 साल की उम्र है। ये जो 10 से 20 साल की उम्र में अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ये बहुत हेल्प करती है। जी। ये आपका बोन मास बढ़ाती है, ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। वैसे तो एक्सरसाइज लाइफ में आप कभी भी करो बिल्कुल। तो बेनिफिट है, बट अगर खास करके बच्चों में आप ये इनकल्टेट करते हो ना, जो हेल्दी चीजें हैं, जी। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। जो चीजें हमें 10 या 15 साल की उम्र में स्टार्ट करनी चाहिए, वो हम 50 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि सेम रिजल्ट आए। वो पॉसिबल और आजकल हम देख भी रहे हैं कि बच्चों की भी स्पाइन में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, ये एक यूएसए की स्टडी थी, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये एक एस्टिमेट किया था कि जो प्री कंप्यूटर जनरेशन है, उसके कंपैरेटिवली जो पोस्ट कंप्यूटर जनरेशन है, उसमें स्पाइन सर्जरी के रेट डबल हो जाएंगे। ये आज से 10-15 साल पहले की स्टडी है, जब कंप्यूटर आया है। जी जी जी। और अब जो बच्चे हैं, जो पैदा ही एक तरह से हाथ में फोन लेके हो रहे हैं, उनमें क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। तो एआई के भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लॉन्ग सिटिंग की। चाहे आप कंप्यूटर देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका काम ऐसा है, मार्केटिंग में है या और है, जिनको लंबा लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, उनमें बैक पेन बहुत ज्यादा है। डॉक्टर जिसमें आ जाते हैं, फिजिशियन हैं जिनकी ओपीडीज बहुत ज्यादा है, वो सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। तो ऐसे में मतलब कमर दर्द जैसे हो रही है, बहुत ज्यादा गर्दन में भी पेन हो रही है, तो उससे और भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। हाँ, डेफिनेटली। देखो, पेन जब आपको होएगा तो एक आपका पहली बात तो आपका मूड ही डिप्रेस हो जाएगा। व्हेन यू आर फीलिंग पेन, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी। तो उससे जो न्यूरो के इश्यूज हैं, जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, वो स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड, फिर खास करके जो लोग एजुकेटेड नहीं है ज्यादा, वो ऐसे ही ओवर द काउंटर पेन किलर्स खाते रहते हैं, तो उससे फिर किडनी वगैरह डैमेज होना, जब बाकी चीजें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पेन किलर्स के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जब लेट स्टेज में जब बीमारी चली जाती है, तो फिर मोबिलिटी इश्यूज आने लग जाते हैं, पेशेंट मूवमेंट कम हो जाती है, तो फिर मोबिलिटी से फिर ओबेसिटी, बाकी सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं तो पूरी बॉडी हमारी एक चीज दूसरी से कनेक्टेड ही कनेक्टेड है और वो इफेक्ट दे रही है। हाँ। अच्छा, कई बार होता है, मैंने देखा भी है और बहुत बार सुना भी है कि जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, बाइक करते हैं, है ना, तो उनके भी बहुत सारे इश्यूज स्पाइन रिलेटेड हो जाते हैं। हाँ, लॉन्ग ड्राइविंग भी तो लॉन्ग सिटिंग में ही आ गया ना, जैसे मैंने बताया। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, जो मार्केटिंग में खास करके जिनका काम है, जो लंबा लंबा जो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो इन्हें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? अगर किसी का काम ही यही है, लगातार उसको डेली ही करना है, तो कैसे मतलब वो इस चीज से बच सकते हैं? ध्यान रखने का वही तो आपको 2-3 चीजें बताइए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी में। सबसे पहली चीज तो है एक्सरसाइज। अगर आपकी जो हड्डियां मजबूत होंगी, आपके मांसपेशियां मजबूत होंगे, तो आप किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से सह सकोगे। गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज। उसके बाद फिर आ जाता है गुड पोस्चर। अब कई लोगों के में क्या प्रॉब्लम है, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते करते वो फोन देख रहे हैं। बिल्कुल। आजकल खास करके जैसे हम जहाँ जाते हैं, वो लाइटें लगी हैं, वहां प्रॉब्लम आ जाती है। वो लाइट रेड हुई, वो फोन देखना शुरू कर दिया, कि लाइट ग्रीन हुई, वो फोन ही देखे जा रहा है। पीछे बेचारे सारे वो हॉर्न मार रहे हैं कि भाई। तो एक तो ये बहुत डेंजरस चीज है, जो आप ड्राइव करते करते फोन देखते हो, उसमें बहुत ज्यादा आपके मसल स्पाज्म में चले जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी हिल रही है, आप फिर एक चीज पे फोकस कर रहे हो। तो सेकंड है कि ब्रेक्स। अगर आपकी लॉन्ग ड्राइव है, तो बीच में घंटे 1.5 घंटे बाद आप ब्रेक मार लो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्ट्रेचिंग। ये सारी चीजें लोग करते हैं,
बट ये प्रॉब्लम शुरू होने के बाद करते हैं, तब ये इतनी बेनिफिशियल पहले नहीं नहीं है, ध्यान देते। पहले नहीं ध्यान देते। तो ये चीज है। अच्छा, स्लिप डिस्क जो होता है उसमें भी प्रॉब्लम वो शुरू हो जाती है, उसका रीजन क्या है? हाँ, जो स्लिप डिस्क होता है ना, ये 2-3 यहाँ लोगों की मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करनी चाहता हूँ। जी। पहली मिसकंसेप्शन तो ये है कि लोगों को लगता है कि हर बैक पेन ही स्लिप डिस्क है, जबकि बैक पेन के तो अगर हम काउंट करने लग जाएंगे तो मे भी 50 या 100 रीजन होंगे। स्लिप डिस्क एक रीजन है, हड्डियां का कमजोर होना दूसरा रीजन है, स्पाइन में इन्फेक्शन होना तीसरा रीजन है, स्पाइन की टीबी होना चौथा रीजन है, स्पाइन में ट्यूमर होना पांचवा रीजन है, कोई मसल पुल हो गया या मसल आपका टीयर हो गया वो एक रीजन है, कोई लिगामेंटस टीयर हो गया। तो बहुत एक दो तो मैं आपको एग्जांपल देनी चाहूंगा कि एक काफी पढ़े लिखे लोग ही थे, उनकी सिस्टर को बैक पेन हो रहा था और वो बिना डायग्नोसिस किए ऐसे ही मिलवाते रहे। अच्छा। वो इधर इससे मिलवा लिया उससे मिलवा लिया, उसमें अल्टीमेटली वो लेडी पैराप्लेजिक हो गई, उसकी टांगे रुक गई। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया तो पता लगा कि उनको स्पाइन टीबी थी। ओह माय गॉड, और वो काफी टाइम से चल रही थी। हाँ, 1-1.5 साल से चल रही थी, जब बिल्कुल लत्तें खड़ गई। फिर वो कभी एक न्यूरोसर्जन से दूसरे न्यूरोसर्जन के पास घूम रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपको जादू कर दूं। तो पहली जो बात है कि मेरे को बैक पेन है मतलब स्लिप डिस्क है, बिल्कुल गलत है। बैक पेन के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक और कॉमन कारण स्लिप डिस्क है, बट बाकी कारण भी है ना। अब ओल्ड एज है, आपको वो स्पाइन का ट्यूमर पड़ा हुआ है और आप, है ना। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है और खास करके अगर वो बैक पेन 6 हफ्ते नहीं हट रहा, जैसे अब हम मतलब एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे खांसी का हम कहते हैं कि भाई अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा लंबी जा रही है तो वो टीबी हो सकती है। बिल्कुल। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऐसे ही बैक पेन है, अगर आपका बैक पेन 6 हफ्ते से लंबा खिंच रहा है तो आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ऐसे ही कुछ भी अपने मन में मान लेना ठीक नहीं है। मतलब एक आम जो है लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, किसी को कैसे पता चलेगा कि हाँ स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई? स्लिप डिस्क का क्लिनिकली भी हम असेसमेंट कर लेते हैं, बट स्लिप डिस्क का पता एमआरआई से चलता है जी। अब मैं दूसरी उसी पॉइंट पे आने लगा था। पहला तो ये है कि लोग इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते जी। दूसरा, इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं, वो सिंपल एक एक्सरे करवा के खुश हो जाते हैं। अच्छा। जबकि एक्सरे में सिर्फ हड्डी दिखती है, ना तो नाड़ दिखती है, ना मांस दिखता है, ना डिस्क दिखती है। तो एक्सरे से स्लिप डिस्क डायग्नोज नहीं होती है। ओके। वो एक्सरे लेके घूमते रहते हैं। ज्यादातर एक्सरे भी अनक्वालिफाइड लोगों, आरएमपीओ द्वारा, जहाँ ऐसे इधर उधर के लोगों द्वारा ही कराए होते हैं। फिर वो एक ही कहते हैं गैप कम हो गया, गैप बढ़ गया, पता नहीं अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजी करते रहते हैं। तो एक्सरे इज नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर बैक पेन, एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एक्सरे से सिर्फ बहुत डेंजरस चीजें रूल आउट हो जाती हैं, बट ऑलमोस्ट 80 to 90% जो पैथोलॉजीज हैं उनको एक्सरे मिस कर देता है। अच्छा। एक्सरे उस जमाने में होता होगा जब एमआरआई सीटी नहीं होते होंगे, बट वही वाली बात है ना, अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाला इंजन है तो हम भाप के इंजन की थोड़ी बात करेंगे। तो वो एक मिसकंसेप्शन है। एमआरआई के इरा में एक्सरे का बहुत लिमिटेड रोल है स्पाइन प्रॉब्लम की डायग्नोसिस में इन जनरल, और स्लिप डिस्क में इन पर्टिकुलर। ये चीज है। तो इसका मतलब ट्रीटमेंट जो है वो एमआरआई पहले करवाना है, उसके बाद ही वो सारी नहीं, पहले एमआरआई करवाना है। ओके। अब मैं दूसरी पॉइंट पे आ रहा हूँ। स्लिप डिस्क का हम एक जनरल टर्म कह देते हैं जी। अब स्लिप डिस्क एक बीमारी है, इसकी स्टेजेस हैं। अच्छा जी। अगर मैं लोगों को समझाने के लिए बात करूं तो इसकी 5 स्टेजेस हम मान सकते हैं, लेमैन को समझाने के लिए। तो क्या होता है कि डिस्क के पीछे हमारी स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, नाड़ पड़ी है, और स्पाइनल कॉर्ड में से रूट्स निकल रही हैं जो हमारी गर्दन को, हमारी बाजुओं को, हमारी टांगों को करंट देती हैं, ताकत देती हैं। तो स्लिप डिस्क हो रही है, पहले नंबर पे तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे वो सेंट्रल वाली कनाल को प्रेस कर रही है या साइड वाली कनाल को प्रेस कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्लिप डिस्क की स्टेजेस की बात करें तो 5 स्टेजेस में मोटा मोटा एक लेमैन को अगर समझाने सकता हूँ तो स्टेज 0 पहले नंबर पे। स्टेज 0 में क्या होता है, डिस्क खराब हो जाती है जी। जो नॉर्मल डिस्क होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आपने देखा होगा ओलंपिक्स में लोग 200, 300 किलो वजन उठाते हैं। जहां अगर हम मान लो दाना मंडी में जाएं तो बेचारे लेबर मजदूर होते हैं, वो इतने हेल्दी भी नहीं होते, वो 50 किलो का मजदूर ने 100 किलो की बोरी उठाई हुई है। तो ये तो है नॉर्मल डिस्क जो इतनी स्ट्रांग है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। लगातार बैठने से या बाकी रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक से या बाकी चीजों से क्या होता है, हमारी डिस्क वीक होने लगती है। वीक होने का क्या मतलब, डिस्क एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में जेल है और साइड पे झिल्ली है। जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो जो कवरिंग झिल्ली है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, तो उन क्रैक्स से क्या होता है, फ्लूइड निकल जाता है।
अच्छा। अगर जेल में से हम फ्लूइड निकाल दें तो क्या होगा, वीक सब्सटेंस वीक हो बचेगा ना। जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज है डिस्क डेसिकेशन। अच्छा। अगर देसी लैंग्वेज में बताऊं, मतलब डिस्क खराब हो रही है बट हिली नहीं है, हम्म हिलने वाली है, हम्म अभी तक हिली नहीं है। तो डिस्क डेसिकेशन जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या है कि जब आप 2-3 घंटे बैठते हो तो आपको पेन होता है। पेन होता है। हाँ, महीने 1.5 महीने में एक आधी बार आपने लॉन्ग ट्रैवल कर लिया, आपको पेन हो गया, वो डिस्क डेसिकेशन का है नहीं। बट अगर आपको रेगुलर बैक पेन रह रहा है, हर डेली या हर Daily। दूसरे दिन आप जब अपना काम करके उठते हो तो आपको पेन लगता किलर है, भी खाई जा रही हाँ, है। पेन किलर आप रेगुलर खा रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी डिस्क खराब हो गई है। ओके। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। हम्म। और ये एक्चुअली बेस्ट स्टेज है उसको ट्रीट करने की। अगर इस स्टेज पे आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हो, वो एमआरआई करके आपकी बीमारी डायग्नोस करता है, आपको राइट लिफ्टिंग टेक्निक बताता है, आपको अपना वेट वो बताता है, कुछ मेडिसिन देता है और कुछ एक्सरसाइज बताता है। तो इस स्टेज पे आप सर्जरी से बचने के ऑलमोस्ट 99% मतलब ये इनिशियल स्टेज ये इनिशियल स्टेज जीरो, स्टेज जीरो है। मतलब डिस्क खराब हुई है, हिली नहीं है। अगर इस स्टेज पे आप उसको टेक केयर कर लेते हो तो वहीं हील कर जाएगी, मतलब टाइमली डायग्नोज अगर टाइमली डायग्नोज। हाँ, राइट। अब आ गई स्टेज 1। जैसे मैंने बताया, जो डिस्क के पीछे जो सेंट्रल कनाल होती है, वो अगर हम मोटा मोटा हम कहें तो 16 से 20 mm की होती है। ठीक है। 16 mm की हम मान लेते हैं लोगों को समझाने के लिए। और जो लेटरल रूट्स होती हैं उन वहां 4 mm की जगह होती है जी। अगर 16 mm में से 25% मतलब 4 mm जगह पे डिस्क आ गई है, मतलब डिस्क थोड़ी सी हिल गई है, जहां उधर 4 mm की जगह में से 1 mm डिस्क आ गई है, तो इसको हम स्टेज 1 कहते हैं। ठीक है। और डिस्क खराब भी हो गई है और अप थोड़ी टू सी हिल गई। 25% तक हिल गई है। तो इस स्टेज में फिर जो कमर का दर्द है वो हल्का हल्का टांगों में आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो डिस्क जो हिली हुई है वो भी नर्व को इरिटेट कर सकती है, जहां जो वो एसिडिक पानी निकला है डिस्क में से वो भी नर्व को इरिटेट कर सकता है। तो इस स्टेज पे फिर अगेन इस स्टेज पे थोड़ी सी ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाती है, पर इस स्टेज पे भी पेशेंट को हम नॉन सर्जिकल टेक्निक से क्योर कर सकते हैं। मतलब मेडिकेशन के थ्रू, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, राइट Okay। लिफ्टिंग टेक्निक से राइट। हो सकता है। स्टेज 2 में 50% तक हिल जाती है। इस स्टेज में कई बार हमें जो पेन प्रोसीजर है, रूट ब्लॉक्स वगैरह करने पड़ जाते हैं। इस स्टेज पे भी सारे तो नहीं बट कुछ पेशेंट नॉन सर्जिकली जी। क्योर हो जाते हैं। बट इसके बाद वाली जो स्टेज आ गई, स्टेज 3, जहां 50% से ज्यादा डिस्क हिली है, या जिसको हम कहते हैं ग्रेड 3 कंप्रेशन हो गई है, जी। और स्टेज 4 जिसमें मोर देन 75% डिस्क हिली है, इन केसेस में नॉन मेडिकल मेजर्स का कोई रोल नहीं है, इसमें सर्जरी ही करानी चाहिए। ओके। इसमें अगर पेशेंट सर्जरी नहीं कराएगा स्टेज 3 और स्टेज 4 में, तो फिर उसको परमानेंट डेफिसिट रह जाता है, उसकी नाड़ वीक हो जाती है या डेड हो जाती है, तो फिर उसकी लत सुन्न हो जाती है या वीक हो जाती है या सूखने लगती है। ओके। मतलब आपने 4 स्टेजेस जो Five बताई, stages, 5 स्टेजेस, stage zero जीरो से। स्टेज 0 से और 5 तक आपने जो बताई है, तो उसमें से सर्जिकल ट्रीटमेंट कब वही लेना बता पड़ता रहा हूँ, है? उसमें से जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 0 और स्टेज 1 में नॉर्मली सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पेशेंट डॉक्टर की बात प्रॉपर मानता है। प्रॉपर पहले नंबर पे तो प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जी। जाता है, क्योंकि जो नॉर्मली लोगों की धारणा क्या है कि जैसे उसको प्रॉब्लम है वो मालिश वाले के मालिश वाले के पास पास। जहाँ इधर उधर चले जाते हैं, बिल्कुल है। और वो फिर उसको खराब करके बिल्कुल ही। मतलब स्टेज 2 के बाद अगर स्टेज 0 और स्टेज 1 में आप ऑलमोस्ट 100% नॉन सर्जिकल ठीक हो जाते हो। उसके बाद स्टेज 3 और 4 में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। स्टेज 2 इन बिटवीन आ गई, उसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है। कुछ पेशेंट, यहाँ हम बात करें कि सबसे ज्यादा पेशेंट्स किस स्टेज के आते हैं? हाँ वही मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा पेशेंट आने चाहिए स्टेज 0 और 1 के। अच्छा। जो अगर हम स्टार्टिंग में ही, मतलब हाँ इनिशियली। अगर मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, मैं बुक के हिसाब से चलूँ, हाँ जी। पर सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं हमारे पास स्टेज 3 और 4 के हैं, क्योंकि स्टेज 0 और 1 में तो वो मालिश वालों के पास ही घूमते रहते हैं, और पता भी नहीं लगता, पता भी और नहीं हम लगता, इग्नोर भी करते हैं। इग्नोर भी करते थे कई बार। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि वो मालिशें कराते रहते हैं और निकलता कुछ और ही है। ये मतलब सबसे ज्यादा स्टेज 2 के बाद के जो है वो, हाँ, नॉर्मली पेशेंट को जब अनबियरेबल पेन होने लगता है, वो सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका होता है, फिर उसको लगता है कि चलो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन टर्म है शियाटिका, ये क्या है पहले तो ये बता दो आप। स्लिप डिस्क के कारण या किसी भी और कारण के कारण अगर शियाटिक नर्व या उसकी रूटलेट प्रेस हो जाती है या इरिटेट हो जाती है, उससे जो पेन होता है उसको शियाटिका कहते हैं। जी। शियाटिका एक सिम्टम है। अच्छा। जिसका स्लिप डिस्क एक कारण है, उसके और बहुत सारे कारण है। उसका एक पेरिफॉर्म सिंड्रोम होता है, वो भी कारण है। बाकी और ट्यूमर प्रोसेस या इन्फेक्शन वगैरह के कारण भी वो चीज हो सकती है। तो उसके बहुत सारे कारण है, स्लिप डिस्क उसका एक कारण है। बट पता कैसे चलेगा? हाँ, शियाटिक नर्व हमारे जो लेग के पीछे से जाती है। अच्छा। तो लेग के बैक साइड वाले पोर्शन में जो दर्द होता है, जो शियाटिक नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में दर्द होता है, उसको शियाटिका कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है।
उसका असर नीज पे भी आता है, फुल बिल्कुल लेग पे बिल्कुल आएगा? पूरा आएगा। बैक ऑफ हम्म। अपना थाई, नी एंड बैक ऑफ लेग, उसका पूरा आएगा। अच्छा, जब हमारे ये मतलब दर्द हो रही होती है, जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं, तो लोग उसको अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम बोल देते हैं, लेकिन असल में वो जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम दूसरी होती दूसरी है। होती है। तो बहुत एक अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ऑन एन एवरेज 1 से 2 पेशेंट मैं हर महीने अपनी ओपीडी में देखता हूँ हम्म। जिनको चलने की प्रॉब्लम थी। उनको लगा मेरे गोडे खराब है, उन्होंने गोडे बदलवा लिए, चला फिर नहीं जा रहा, क्योंकि प्रॉब्लम स्पाइन में पड़ी हुई। अच्छा, ऐसे भी केसेस हैं? हर ऑलमोस्ट एवरी मंथ आई एम सीइंग दिस केस। नहीं तो जो क्योंकि पेशेंट की क्या है ना, इंडियन सेटअप में जो प्रॉब्लम है, पेशेंट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कराना फजूल है। हम्म। जैसे को बड़ा अच्छा जोक भी है कि यूएसए में एक बंदे ने अपने सारे टेस्ट कराए और वो नॉर्मल आ गए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि थैंक गॉड एवरीथिंग इज नॉर्मल, आई एम वेरी गुड। और इंडिया में एक बंदे ने टेस्ट कराया और सारे नॉर्मल आ गए, वो कहते सिट्टे मुंह मेरे पैसे वेस्ट कराते। जब नॉर्मली आने में हाँ खाने नहीं हाँ हाँ, जो नॉर्मली आने डॉक्टर ने टेस्ट कराए क्यों? हाँ। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडियन सिनेरियो में क्या है, जहाँ देखो पैसे का भी कुछ इशू है, कि इन्वेस्टिगेशन को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो इन्वेस्टिगेट किए बिना अगर हम कोई ट्रीटमेंट कराते हैं हाँ तो जी। उसके बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं फेल होने के। अब वही वाली बात है, आपने 4 या 5 हजार की स्पाइन की एमआरआई नहीं कराई, आपने 2.5 लाख का गोड्डों का ऑपरेशन करा दिया, बिल्कुल है। और जो कि ना तो इंडिकेटेड था यूजलेस और हुआ ना ही फिर। यूजलेस हो गया है। बिल्कुल। तो ये आपका माइंड सेट है, तो जो कि गलत है। मतलब राइट वे में, राइट हाँ डायरेक्शन में मतलब आपको बिल्कुल अपनी बिल्कुल। बॉडी का उस हाँ, हिसाब से डायग्नोस कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होके जब कोई बीमारी निकलती है तो ही उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं पेशेंट भी जल्दी में होता है और डॉक्टर भी जल्दी में होता है, कर दो कर दो बस। नहीं, जैसे अब शियाटिका की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? हाँ, sciatica का जैसे मैंने बताया, ये जनरली बैक पेन से स्टार्ट होती है। आफ्टर फिर दैट जो बैक पेन है वो लेग में आने लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेटर स्टेज में लत सुन हो जाती है, और कई बार जो बहुत ज्यादा नर्व कंप्रेस हो जाती है तो इवन लैट्रिन बाथरूम तक भी रुक जाता है, जिसको हम कॉर्डा कोइना सिंड्रोम कहते हैं। बाद में क्या सर्जरी की जरूरत पड़ती है? इससे सर्जरी से ठीक होता है या सर्जरी की, ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, अगर आपकी टांग सुन होने लगी है तो इसका मतलब आपको सर्जरी की जरूरत है। सुन मतलब होने का मतलब है कि आपकी जो नर्व है वो डेड होने वाली है, और पेन का मतलब आपकी नर्व इरिटेट हो रही है। तो ट्रीटमेंट जो देना है उसमें फिर वो सर्जिकल इसमें एक और बड़ी अच्छी मैं आपको बात बताता हूँ। लोगों की टांग में दर्द होता है जी, बाद में वो टांग सुन्न होने लगती है, तो उनको लगता है हम ठीक हो रहे हैं। अच्छा, मरीज को लगता है कि भाई देखो मेरा दर्द तो चला गया, सुनपन आ गया, सुन हो रही है, ये तो चलो ऐसे हाँ ये तो ऐसे है, मैं ठीक हो रहा हूँ, बट एक्चुअली वो ठीक नहीं हो रहा होता। अच्छा, वो खराब हो रहा होता है। अच्छा, कई बार मैंने ये देखा है कि रात को सोते टाइम भी जो लेग्स होती हैं उसकी जो नस होती है वो खिंच जाती है, उसके पीछे भी उसका उसके कोई पीछे रीजन और है? कारण है, मैंने जैसे वही बताया ना, जो लेग पेन के भी बहुत सारे कारण हैं। सिंपल की इवन कैल्शियम डेफिशिएंसी भी कारण हो सकता है, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। कई बार जो खून वाली नाड़ा होती हैं, वास्कुलर क्लॉटिकेशन कहते हैं, वो भी कारण हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हैं, इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम सिंपली ऐसे ही मान लेना कि ये कारण है, इवन एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करके बीमारी आती है, वो भी हो सकती है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आफ्टर वैल्यूएशन ही बताया जा सकता है। ओके। अच्छा, आपने स्लिप डिस्क बताया, शियाटिका बताया, एक डिस्क बल्ज भी बहुत कॉमन टर्म है, तो ये क्या है? पहले तो आप ये वही है जैसे मैंने आपको बताया ना, जो इनिशियल स्टेजेस पे जो डिस्क है वो बल्ज हो रही है, बट वो नुकसान नहीं कर रही, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेज 0 स्टेज में, तो वो सिंपल डिस्क बल्ज है। वही डिस्क बल्ज जब आपकी सियाटिक नर्व को प्रेस करने लग गया तो वो सियाटिका बन गया। इसके भी सिम्टम्स बेसिकली हाँ, इट्स द सेम थिंग, इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी, क्योंकि बीमारी है जो इसका एक स्पेक्ट्रम है, यहाँ से तो उसके वो अलग अलग स्टेजेस के लोगों ने अलग अलग, जैसे मैंने बताया लेट स्टेज में लैट्रिन बाथरूम भी रुकने लगता है, तो उसको हम कॉर्डा सिंड्रोम कहते हैं। वो एक तरह से स्टेज 4 डिजीज आ गई है ना। तो उसके ही अपने अलग अलग कारण है, जैसे जब अकेली डिस्क खराब है, हिली नहीं है, उसको हम डिस्क डेसिकेशन कह देते हैं। पर इसके क्या जो ट्रीटमेंट्स है वो सेम ही होते हैं? ट्रीटमेंट अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ डिस्क हिली है, वो नाड़ को नहीं प्रेस कर रही है, तो वो केसेस ज्यादातर मेडिसिन से और आपका राइट पोस्चर से, राइट लिफ्टिंग टेक्निक से और एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। ओके। जबकि लेट स्टेज में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओके। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक बात करें तो स्लिप डिस्क है या डिस्क बल्ज है? डिस्क बल्ज और स्लिप डिस्क एक ही चीज है। एक ही चीज है, डिस्क मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब डिफरेंस ये है कि स्लिप डिस्क हम इनिशियल स्टेज को कह देते हैं। अच्छा,
सॉरी, डिस्क बल्ज हम इनिशियल चीज को कहते हैं कि थोड़ा सा बल्ज हुई। स्लिप मतलब पूरी की पूरी पूरी स्लिप की करके वो पूरी लेट slip कर स्टेज दी। होगी एक तरह से। मतलब ये जितने भी ज्यादा टर्म, हाँ, खतरनाक, ज्यादा जो प्रॉब्लम, वो स्लिप डिस्क कह लो। वो स्लिप डिस्क डिस्क। बल्ज कम खतरनाक है, बल्ज इनिशियल स्टेज है, स्लिपिंग लेट स्टेज है। ओके। हम्म। अच्छा, अगर किसी को स्लिप डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो कई बार उनको सोने में भी कोई दिक्कत आती है, तो किस पोस्चर में सोना सही होता है फिर? नहीं, लेटना चाहे आप किसी पोस्चर में लेटो, सीधे लेटो साइड पे, लेटने से इंट्राडिस्कल प्रेशर कम होता है, तो उससे पेशेंट को बेनिफिट ही होता है। अच्छा। जैसे पुराने जमाने में हमारे बुजुर्गों को आप सुनते हो कि वो कहते मैं टू ही सीधी कर लूँ। हाँ। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी एक आदत होती थी, वो दोपहर को 1 घंटा जरूर लेटते थे, जी। तो उससे इंट्राडिस्कल प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, जो लगातार बैठ के काम कर रहे हाँ, हैं, उनको उनके लिए उनको हो सकती है उनको हो प्रॉब्लम। सकती है। तो अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि आप थोड़ी देर लेट सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर नहीं है तो फिर क्या करें? नहीं है तो फिर आप पोस्चरल ब्रेक्स कहते हैं, जैसे उठ के थोड़ा घूम लिए, थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लिया अपने आप को, वो चीजें हेल्प करती हैं। मतलब कुछ ना कुछ आफ्टर 20-25 हाँ, मिनट्स मतलब 1 कुछ ना घंटे, कुछ हाँ, आधे एक्सरसाइज पौने और 1 कुछ। घंटे, और जब भी आपको 5 मिनट मिलते हैं, हम्म। तो आप थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लो, जहाँ आप थोड़ा घूम लो, तो उससे क्या है कि वो थोड़ा आपका जो इंट्राडिस्कल प्रेशर है वो कम हो जाता है। ओके। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है, और उसको हम नॉर्मली लेते हैं कि गर्दन में ही दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो जो है सर्वाइकल की पेन होती है, और किसी डॉक्टर को दिखाया तो वो मना करते हैं कि आपने तकिया या पिलो नहीं लेना है। तो ऐसा मतलब वो सही होता है? तकिया पिलो लेना मीन्स बेसिकली बैड पोस्चर। अच्छा। जो हमारी गर्दन अगर ऐसे रहेगी तो उसका डैमेज ज्यादा होगा, क्योंकि तकिया लेंगे तो ये ऐसा पोजीशन बन जाएगा। तो बेटर है उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखो। कई तो बहुत ऊंचा तकिया भी लेते वो हैं, गलत है, नहीं लेना चाहिए। उससे कितना का असर पड़ता है? उससे फिर वो धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, और कई बार तो उनको फिर क्रॉनिक पेन बन जाता तो जो सर्वाइकल पेन होता है। है, तकिया इतना होना चाहिए कि आपकी गर्दन न्यूट्रल पोजीशन में सीधी रहे, सीधी रहे। ना ऐसे रहे ना ऐसे रहे, सीधी अच्छा। रहे। तो जो सर्वाइकल पेन जो शुरू होती है, उसमें क्या करना चाहिए? क्या वो भी फिर स्पाइन से ही जुड़ी होती है? हाँ हाँ, सर्वाइकल एक पूरा स्पाइन का ही पोर्शन है, लंबर स्पाइन का। तो सर्वाइकल में यही है, एक तो एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया, गर्दन की एक्सरसाइजेस होती हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज कह देते हैं, वो करनी चाहिए। और सेकंड, जो आपका जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो प्रॉपर उसमें जो आजकल स्टैंड वगैरह आते हैं वो यूज करने चाहिए। तो बेसिक फंडा है कि आपकी गर्दन फ्लेक्शन में ना हो, न्यूट्रल पोजीशन में। तो क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जो वेट पास हो रहा है स्पाइन के थ्रू, अगर हम न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे तो इक्वली पास हो रहा है। अगर हम आगे को झुक जाएंगे तो आगे की तरफ ज्यादा पास होएगा, तो आगे वाले पोर्शन को फिर वो डैमेज कर देगा। फिर आगे वाला पोर्शन डैमेज हो जाएगा, थिन आउट हो जाएगा, तो फिर वो पीछे वाले पोर्शन पे प्रेशर पड़ेगा। तो बेसिकली जो वेट, स्पाइन का बेसिक काम क्या है कि बॉडी का वेट ट्रांसफर करना है। तो अगर वो इक्वली वेट ट्रांसफर रहेगा, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ठीक रहेगा, तो स्पाइन का डैमेज मिनिमम होगा। बट अगर वो आपका, आप टेढ़े मेढ़े बैठे हो, या कई लोग टेढ़े टेढ़े ऐसे बैठे रहते हैं, या बच्चे पढ़ने में कई बार सही तरीके से नहीं पढ़ते, तो फिर उससे स्पाइन डैमेज होता रहता है। और वही मतलब पूरा असर फिर आपके ब्रेन पे भी ब्रेन पड़ता पे है। बिल्कुल, इसको गुड पोस्चर कह सकते हैं हम। गुड पोस्चर, अगर अपनी स्पाइन को आप बिल्कुल ठीक रखते हो, तो दैट कम्स एज ए गुड पोस्चर। और अगर कुछ भी आप डेविएशन करते हो, तो वो बैड पोस्चर में आ जाता है। और सेकंड चीज मैंने फिर वही बताया कि अगर आपके पैरास्पाइनल मसल स्ट्रांग होंगे, स्पाइन ऐसे नहीं है जो मांसपेशियां इसको सपोर्ट कर रही हैं, अगर वो मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी तो सबकी स्पाइन सेफ रहेगी। तो पैरास्पाइनल मसल को स्ट्रांग करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बट वो एक्सरसाइज जब दर्द शुरू होगा तब नहीं करनी है, पहले करनी है। ओके। अच्छा, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज की डेट में जो मसल्स को प्रॉपर वे में अच्छा रखने के लिए मेडिसिन या कह सकते हो कि बहुत सारी और चीजें भी लेते ये हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर वो मैं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर मैं क्वालिफाइड डॉक्टर की तरफ बात करूं, तो मसल को दो ही चीजें स्ट्रांग रखती हैं। एक तो है एक्सरसाइज, और सेकंड इज हाई प्रोटीन डाइट। और प्रोटीन एज ए डॉक्टर हम आर्टिफिशियल नहीं रिकमेंड करते हैं, हम नेचुरल प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। कुदरत ने इतने सोर्स दिए हैं, जो चीज मतलब नेचुरली, डाइट से ही वो मिल सकती है। हाँ, अंडा हो गया, मीट हो गया, सोयाबीन हो गई, पनीर हो गया, दालें हो गई। तो जब हमारे पास इतने नेचुरल सोर्स अवेलेबल हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जो आर्टिफिशियल सोर्स से हम बनाते हैं उसमें 2-3 इश्यूज आते हैं। एक तो उसमें कुछ वो एडिटिव डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव। जी। अब वो पता नहीं कब का बना होता है। हाँ, कब का बना है, उसको वो प्रिजर्व करने के लिए एक बार उन्होंने बना दिया तो 2-2 साल तक उन्होंने उसको बेचना है ना। तो वो प्रिजर्वेटिव समटाइम नेफ्रोटॉक्सिक या हेपेटोटॉक्सिक होते हैं। मेरे पास एक दो ऐसे आए लड़के जो इसमें
बाउंसर वाली लाइन में है, अच्छा। तो किडनी और लिवर उनका खराब हुआ है। पता चला है कि सप्लीमेंट्स लेते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सप्लीमेंट्स खराब हैं, बट अब कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है हम कैसे। और दूसरी चीज ये है, जो चीज नेचुरली अवेलेबल है, अब हमारे को पढ़ाते थे कि एग इज दी चीपेस्ट बेस्ट एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो 10 ग्राम प्रोटीन आपको 5 रुपए के अंडे में मिल सकता है, उसके लिए अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आप मतलब मूर्ख हो कि क्या है ना। सप्लीमेंट्स तो बहुत हाँ, ज्यादा। आपने 50 ग्राम प्रोटीन लेना है तो 5 अंडे खा लो, बात खत्म होगी। बिल्कुल है। चना, अगर कोई नॉन वेज नहीं खाता तो वो चने खा ले, हमारे पुराने बुजुर्ग सब चने भिगो के खाते थे। दालें ले ले, सोयाबीन ले ले, इतने सारे जब कुदरत ने हम सोर्सेज दिए हैं, तो वो चीज हम क्यों फैक्ट्री की बनी खाएं, जिसमें पता नहीं क्या एडिटिव्स डाले हैं, क्या इम्प्योरिटीज हैं। खास करके जो सब स्टैंडर्ड ये चीजें हैं, वो प्रॉपर प्योर ही नहीं होती हैं, वो लिखा कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो अच्छा, हमारी ओवरऑल स्पाइन हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, उसके लिए क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? स्पाइन हेल्थ के लिए मेन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोटीन हमारी डाइट में अच्छा होना चाहिए, और सेकंड है कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि स्पाइन बोन है और उसके आसपास, और जो नर्व्स को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन हैं, जो विटामिन B12 खास करके है, वो एडिक्वेट अमाउंट में। कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए इन तीनों का? अगर हम ओवरऑल बात करें, इंडियन डाइट की बात करें, तो इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। तो खास करके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैदे की बनी चीजें होगी, मिठाइयाँ हो गई, बिस्किट हो गए, चावल हो गया, ये खाते भी शौक से हैं सब। अजी नहीं खाने, मतलब खाने चाहिए बट इसकी प्रोपोर्शन कम होना चाहिए। इंडियन डाइट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 40% ऑफ योर कैलोरीज होना चाहिए, बाकी 40% कैलोरी या 30% कैलोरी प्रोटीन होना चाहिए, और 30% कैलोरी फैट होना चाहिए। तो इसमें मेन हमारा ये है कि कार्ब बहुत ज्यादा है और प्रोटीन कम है, और विटामिन वगैरह का हम ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रोटीन ज्यादा देने के लिए मैंने आपको बताई थी चीजें, और विटामिन के लिए कहीं ना कहीं फ्रूट्स और वेजिटेबल होनी चाहिए, और कैल्शियम के लिए आपका जो मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मिल्क आ जाता है, ओके, वो चीज। अच्छा, यहाँ अब थोड़ा सा हम आपके बारे में बात करेंगे। आप काफी जो पिछले 10 सालों से सेक्रेड हार्ट में काम कर रहे हैं, तो अभी तक कितनी ऐसी सर्जरीज हैं जो आप कर चुके हैं, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जो आपने की हो? सर्जरी तो हम ऑलमोस्ट कह लो मोर देन 4-5,000 में कर चुका हूँ सर्जरीज एंड प्रोसीजर, ऑलमोस्ट हम डेली ही करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हमने बहुत की हैं। अभी एक और मैं कई सर्जरीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पेशेंट आई, प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास, जी। उसकी टांगे नहीं चल रही थी। तो प्रेग्नेंट फीमेल 7-8 मंथ प्रेगनेंसी, ओके। उसकी टांगे नहीं चल रही थी। तो वहीं किसी आसपास के डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने कमर का MRI कराया, और उसमें 2 डिस्कें खराब आ गई, सिर्फ इनिशियल स्टेज। वो कहता है ये आपकी डिस्कें खराब है इसलिए नहीं आप चल पा रहे हो, जबकि वो गलत था। अच्छा। मेरे पास आए, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब ये हमारी डिस्कें खराब हैं, इसलिए हमारा मरीज चल नहीं पा रहा। हमने सुना है आप इंजेक्शन लगाते हो, ऑपरेशन करते हो, इसका देख लो, इंजेक्शन लगाना है ऑपरेशन का। तो मैंने कहा कि ये डिस्कें खराब होने के कारण पेशेंट का चलने का कोई लेना देना नहीं है। तो वही बात है ना, कोरिलेशन भी आपको, एक तो पहली बात तो आपने इन्वेस्टिगेट करना है, दूसरा फिर वो इन्वेस्टिगेशन और मरीज की कंडीशन के बीच में कोरिलेशन भी बनाना है कि ये जो दिख रहा है जिसको, तो हमने उनका स्कैन कराया पूरा, उनके ऊपर वाले स्पाइन के पोर्शन में एक ट्यूमर पड़ा हुआ। ओह माय गॉड। तो उसका हमने पहले सिजेरियन करवाया, बच्चा उसका ठीक हुआ, फिर उसके बाद हमने ट्यूमर ऑपरेट किया, और अब आई थिंक उसको 7-8 साल हो गए ऑपरेशन को, बढ़िया चल फिर रही है, सब हो रहा है उसके। फिर उसने एक बच्चा और किया। अच्छा। तो वही वाली बात है कि ऐसे ही कुछ भी बना देना, मतलब मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा हमने हैं। पूरा इन्वेस्टिगेट किया, अगर मैं उसको ना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करता, इंजेक्शन लगा के भेज देता, तो कुछ नहीं होना था। तो ऊपर ट्यूमर पड़ा हुआ था, और ट्यूमर भी अच्छी बात ये था कि नॉन कैंसरस था। हमने वो निकाल दिया तो वो क्योर हो गई। मतलब अगर वो कैंसरस होता तो वो मतलब पूरी बॉडी में भी मतलब वही चीज है ना, रिस्क फैक्टर ज्यादा था उसमें। तो हमें देखना पड़ेगा कि जैसे इन्वेस्टिगेशन में भी कि कौन से पोर्शन से डिजीज लग रही है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ओके, अच्छा, स्पाइन हेल्थ की हम जो बात कर रहे हैं, उसमें किस किस तरह का, आपने ट्यूमर की बात अभी करी है, तो और भी किसी तरह के ट्यूमर्स फैल सकते हैं? हाँ, स्पाइन में अपना भी ट्यूमर हो सकता है, स्पाइन के अपने कुछ ट्यूमर होते हैं, जैसे हेमेंजियोमास हो गया, सार्कोमास हो गया, जहाँ इवन स्पाइनल जो कॉर्ड है उसके अपने ट्यूमर्स होते हैं, जैसे मेनिंजियोमा हो गया, न्यूरोफाइब्रोमा हो गया। इसके अलावा जो बाकी ऑर्गन्स के ट्यूमर भी स्पाइन में आ जाते हैं। अच्छा। जैसे प्रोस्टेट का ट्यूमर अक्सर स्पाइन में आ जाता है। प्रोस्टेट का पेशेंट है, उसने प्रोस्टेट की सर्जरी कराई, पर बाद में रेडियो कीमो प्रॉपर ली नहीं, बाद में 2 साल बाद पता चलता है पूरी स्पाइन ट्यूमर से भरी है।
ओह माय गॉड। ब्रेस्ट का ट्यूमर स्पाइन में आ जाता है, कई बार किडनी का ट्यूमर भी स्पाइन में आ जाता है। तो स्पाइन के ट्यूमर दोनों तरह के हो सकते हैं, स्पाइन में भी ओरिजिनेट हो सकता है या कहीं और का ट्यूमर भी स्पाइन से हो सकता तो ये कब ज्यादा रिस्की हो जाता है? है। रिस्क देखो, अगर पेशेंट को कहीं और का ट्यूमर है, हम्म। सोच कर लो ब्रेस्ट का है या प्रोस्टेट का है, तो उसको प्रॉपर अपना टाइमली इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए कि ये कहीं स्पाइन में तो नहीं जी। जा रहा है ना। और जहाँ जो सेकंड है, जैसे किसी को रेडियोथेरेपी मिली है या और चीजें हुई हैं, कुछ हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, तो उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। मतलब टाइमली अगर डायग्नोस हो गया तो वो प्रॉपर ठीक हो सकती है। जैसे हाँ, टाइमली डायग्नोस है, ठीक है। जैसे मैंने वो बताया ना, किसी पेशेंट को बैक पेन है और उसने मान लिया कि ये स्लिप डिस्क है, इन्वेस्टिगेट उसने किया नहीं, बिल्कुल, तो फिर मिस हो जाएगा ना। ये तो है। एक चीज और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ट्यूमर जो आपने बताए हैं कि रिस्क फैक्टर बढ़ भी सकता है, अगर टाइमली डायग्नोस हो गया तो वो घट भी सकता है। लेकिन अगर बच्चे हैं, उनको बहुत सारी मतलब स्पाइन की ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो डायग्नोज अर्ली अगर कराता है तो ठीक हो सकता है उसका? जितनी मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, लकीली बच्चों में स्पाइन की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। एक तो जमांदरू कई लोगों के पीछे बैक में थोड़ा होता है, वो अलग चीज है, वो भी अब काफी कम हो गया है। तो नॉर्मली स्पाइन की प्रॉब्लम 14 साल की उम्र तक नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना। ज्यादातर प्रॉब्लम 14-15 साल की उम्र के बाद ही होती है। तो ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी का बेस्ट टाइम है। जो टीनेजर्स हैं उसमें हो हाँ, सकती है। टीनेजर में आजकल आ रही हैं, उसका मेन रीजन वही कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर, मोबाइल मोबाइल और ये है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम है। जब 10-12 साल का आपका बच्चा हो जाता है, तो उसको सिर्फ स्पाइन हेल्थ ही नहीं, उसको ओवरऑल हेल्थ के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों में जो स्पाइन प्रॉब्लम बढ़ने का एक और कारण भी है, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है। मतलब छोटा सा 15 साल का बच्चा है, 80-90 किलो का हुआ पड़ा है, वो सारा दिन बर्गर पिज्जे खाता रहता है, काम वाम कुछ करता नहीं है। तो एक ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है। ओबेसिटी और भी बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाता है, स्पाइन की प्रॉब्लम। तो क्या जनरेशन टू जनरेशन भी होता है, ये हेरिडिटरी भी कह सकते हैं? हाँ, हर बीमारी का थोड़ा बहुत जेनेटिक बेसिस तो होता ही है। तो हाँ, किसी की अगर फैमिली में स्पाइन की प्रॉब्लम रही है, तो उसको ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, ध्यान रखने की ध्यान जरूरत रखने है। की। अगर उनकी फैमिली में किसी मदर फादर को हाँ, अगर है तो वो बिल्कुल हो सकता है। और ओबेसिटी तो मेन रीजन आपने ओबेसिटी मेन रीजन बताया ही है, वो चीजें हैं। ओबेसिटी और एक्स्ट्रा जो स्क्रीन टाइम है। जो स्क्रीन टाइम है। तो बच्चों को 10-12 साल 15 साल की उम्र के आसपास उनको बाकी एजुकेशन के साथ साथ उनको हेल्थ एजुकेशन भी आपको देनी चाहिए। जैसे मेरी बेटी है अभी, तो कई बार वो मेरे को देखता हूँ, वो टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, उसको बताता हूँ, बेटा अगर तू ऐसे रहेगा तो तेरे कुछ टाइम बाद तेरे गर्दन और कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो सही पोर्शन में बैठे नहीं मतलब होते हैं। हाँ, और नॉर्मली बैठती, अगर नहीं बैठी होती तो एज ए फादर मेरा फर्ज है कि मैं उसको बताऊं कि बेटा अगर आप नहीं अपना पोस्चर सुधारोगे तो आफ्टर सम टाइम यू मे फेस द प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि स्पाइन की जो सर्जरीज होती हैं, एक तो वो कितने तरह की होती हैं और क्या वो करवानी सेफ है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो स्पाइन सर्जरी हैं, ये मेनली हम 3 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। एक तो है जो स्टिचलेस सर्जरी जिसको हम कहते हैं, स्टिचलेस सर्जरी या प्रोसीजर। सेकंड है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। थर्ड है जो ओपन फिक्सेशन टेक्निक्स है। और फोर्थ है जो परकुटेनियस फिक्सेशन करते हैं। जो स्टिचलेस सर्जरी में बेसिकली एक तो ब्लॉक जो प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे किसी की हल्की फुल्की डिस्क खराब है, दवाइयों से नहीं फर्क पड़ रहा है, तो हम वो मशीन से देख के जहाँ डिस्क खराब है वहाँ इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उससे क्या है कि पेन कम हो जाता है, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। सेकंड, कुछ स्टिचलेस सर्जरीज और हैं, जैसे डिस्क फिक्स है, उसमें क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा जल्दी में चीरा मतलब कट आ गया है, अभी डिस्क बहुत ज्यादा हिली नहीं है, तो उसमें उस कट को हम कोगुलेट कर देते हैं, उससे वो कट छोटा हो जाता है और पेन फ्री हो जाता है। ये तो हैं जो स्टिचलेस सर्जरी है। बट इनका एक ही है कि इनकी इंडिकेशन लिमिटेड है, ये इनिशियल स्टेज पे ही हो सकती हैं। सेकंड आ जाती हैं जो जिनको हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। इसमें माइक्रो डिसेक्टमी आ जाती है, जिसमें हम छोटा सा चीरा लगा के माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो डिस्क का हिला पोर्शन है निकाल देते हैं। ये सर्जरी काफी सेफ है, इसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं। और नॉर्मली कह लो 4-5 दिन बाद पेशेंट छुट्टी कर देते हैं और थोड़ा परहेज रखता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। सेकंड है एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी। ये भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, ये माइक्रोस्कोप की जगह एंडोस्कोप की हेल्प से किया जाता है। तो उसके बाद आ जाती हैं जो ओपन फिक्सेशन टेक्निक्स, खास करके ओल्ड एज में जब पूरी की पूरी स्पाइन खराब हो गई या उसकी डिस्क भी खराब हो गई या उसका मांस भी बढ़ गया है, उसकी हड्डियां भी बढ़ गई हैं, तो उस केस में हम ओपन टेक्निक से उसको पूरा उसकी नाड़ों को फ्री करके और पेडिकल स्क्रू फिक्स करके उसको जो है कर देते हैं। तो इससे ये खास करके जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट ओल्ड एज में कई पेशेंट चल नहीं पाते,
तो मान लेते हैं कि गोडी खराब है, गोडी बहुत सारे पेशेंट में और भी स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज जो है ट्रीटेबल है, उसको हम ओपन डीकम्प्रेशन करके पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन कर देते हैं, उससे पेशेंट चलने लगता है। और जो लास्ट मैंने आपको बताया जो परकुटेनियस फिक्सेशन टेक्निक्स आ अगर खास करके ओल्ड एज में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, तो उन फ्रैक्चर्स को हम परकुटेनियस टेक्निक से मतलब बिना बहुत बड़ा चीरा लगाए छोटे चीरे से उस पर स्क्रूज डाल देते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा एक और हैगी है जिसको हम सीमेंट अगुमेंट टेक्निक्स बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर मणका वीक हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसमें भी हम बिना चीर फाड़ के सीमेंट भर देते हैं, उसको हम काइफोप्लास्टी या वर्टिकोप्लास्टी। तो इसलिए आज की डेट में स्पाइन सर्जरी में बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ज्यादातर ऑप्शन सेफ है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्पाइन सर्जरी की, वो कौन सी अभी लेटेस्ट में जो माइक्रोस्कोपिक डिसेक्टमी, एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी लेटेस्ट है। उसके अलावा जो परकुटेनियस फिक्सेशन टेक्निक्स हैं ये लेटेस्ट हैं, और जो सीमेंट ऑगमेंटेशन टेक्निक्स मैंने बताई जो काइफोप्लास्टी और वर्टिब्रोप्लास्टी, ये लेटेस्ट है। तो ओवरऑल स्पाइन सर्जरी ही बहुत पुरानी नहीं है। ब्रेन और स्पाइन सर्जरी नो डाउट होती 100 साल से है, बट ज्यादा जो पिछले 30 साल में जब एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, माइक्रोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तभी ये सर्जरी ज्यादा सेफ हुई है और हो भी बहुत फ्रिक्वेंटली रही हैं, और लोग बेनिफिट भी ले रहे हैं। मतलब इन लोगों को बेनिफिट हो रहा है, जो लोगों के मन में मिथ्स वगैरह थे वो सब क्लियर हो रहे हैं। बिल्कुल, तो अब मतलब डर नहीं है वो नहीं, अब डर नहीं। अब जैसे स्पाइन सर्जरी इज ए वेरी रूटीन थिंग, जैसे अब मैं सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल की बात करूं तो ऑलमोस्ट डेली या अल्टरनेट डे पे ही हम सर्जरी कर रहे हैं, और ज्यादातर पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। ओके, मतलब जो इसका एज ग्रुप है सर्जरी का वो कौन सा रहता है? एज ग्रुप जो मैंने पहले बताया ना, स्पाइन प्रॉब्लम दो तरह की होती है। एक तो जो सिंपल डिस्क बल्ज है, अच्छा, बाकी स्पाइन ठीक है, सिर्फ डिस्क हिली है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर 40-50 साल की उम्र में होती है, जो जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी करते हैं। सेकंड आ जाता है जिसको हम कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, मतलब पूरी स्पाइन खराब हो गई है, हड्डी भी बढ़ गई है, मांस भी बढ़ गया है डिस्क। ये प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, 60 से 70 साल की उम्र में। तो जो सिंपल डिस्क वाली प्रॉब्लम है वो ज्यादा दर्द करती है, और ये जो कैनाल स्टेनोसिस वाली प्रॉब्लम है ये चलने में दिक्कत करती है। ओल्ड एज में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा चल के फिर मेरी टांगे वजन नहीं उठा रही है, मैं चल नहीं पा रहा है। तो ये दो एज ग्रुप हैं जो मेन इफेक्ट। और सर्जरी के कितने दिनों के बाद पेशेंट घर चला जाता है? यंग पेशेंट तो नॉर्मली दूसरे तीसरे दिन ही हम चला देते हैं। ओल्ड पेशेंट में कई बार 2-4 दिन बाद भी चला सकते हैं, टाइम लग जाता है। तो टाइम लग जाता है, बट ओवरऑल ज्यादातर पेशेंट ओल्ड एज में तो कई हमने ऐसे ऑपरेशन किए हुए हैं कि पेशेंट पिछले 6 महीने से बेड रिडन पड़ा हुआ है, हमने सर्जरी कर दी और 4-5 महीने बाद वो चलने लग गया। ओके, दैट्स गुड। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने आई थिंक बहुत सारे जो लोगों के मिथ्स मिसकंसेप्शन थे वो क्लियर भी करे। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह, जो कि ब्रेन और स्पाइन सर्जन हैं, और इन्होंने मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है आपको मिल चुके होंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का कमर दर्द या गर्दन में दर्द या स्पाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, और इस तरह के जो वीडियोस हैं हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी बहुत सारी नॉलेज जो है गेन कर पाएं और सही समय पर डायग्नोज अपना करवा पाएं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिएगा। नमस्कार।